नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम एक बार हो चुका है, तो दूसरी बार इसका आयोजन किया जाना है, सितंबर में होना है। तो उसके लिए मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है आगे चलकर। इसलिए मैं पहला यहाँ पर मॉडल पेपर आपके सामने जो है लेकर आया हूँ। इनमें वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आने लगभग तय हैं। इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों को नोट कर लीजिए। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आइए देखते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई। बाजार विनिमय प्रणाली आप जानते होंगे कि यहाँ पे वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। एक हाथ से वस्तु लीजिए और दूसरे हाथ से कोई वस्तु दीजिए। मान लीजिए इधर से आपने गन्ने को बेचा, मतलब गन्ने को दिया, उधर से वो कोई अन्य वस्तु जैसे दाल दे दिए। इस तरह से ये वस्तु विनिमय का प्रणाली था। तो इसकी शुरुआत कब आरंभ की गई? तो इल्तुतमिश के समय में वस्तु बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसके शासनकाल में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला एक और प्रश्न है कि वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, खिलजी वंश के पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया था कौन सा वंश? वो आया था गुलाम वंश आया था। उसके जस्ट बाद आपका खिलजी, जो खिलजी वंश के शासक थे, वो आए थे। और उसके बाद साथियों, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। कौन सा? तुगलक। तो यानी सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी और फिर तुगलक। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि खिलजी वंश के जस्ट पहले और जस्ट बाद गुलाम और तुगलक वंश, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाम और तुगलक वंश यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न है, निम्न में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या फिर औरंगजेब को? तो जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि अगर प्रश्न जब आए एग्जाम में तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकें। आपको रोज़ाना ये मॉडल पेपर जो है वो हर सब्जेक्ट के, अभी मैं जीएस का यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बाद हिंदी का भी आपके पास मॉडल पेपर जाएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक महान एक सम्राट। दोस्तों, अगर अशोक के शिलालेख की बात करें तो अशोक के शिलालेख जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में है वो खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी लिपि में? खरोष्ठी। लेकिन खरोष्ठी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अगर हम और ये अशोक के जो लिपि हैं, जो स्तंभ हैं, जो शिलालेख हैं, वो ग्रीक लिपि में भी है, उत्कीर्ण किए गए हैं। लेकिन अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में ब्राह्मी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख वहाँ पर हैं। एक और प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आगम। आगम मतलब क्या होता है? सिद्धांत। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अंग। और अगर त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध साहित्य है। क्या है? ये है बौद्ध साहित्य। लेकिन हमें जैन साहित्य दिया गया है, तो जैन साहित्य जो है वो आगम, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि भारत का अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? तो मेरे साथियों, भारत को अधिकार क्षेत्र का जो दर्जा है वो मिला था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से शुरू हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तो 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1886 में हुआ उसको किया था दादा भाई नौरोजी ने।
लेकिन तीसरा यहाँ पे आपको 1887 का पूछा, यानी तीसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। तो जो पूना पैक्ट, आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस ये समझौता है। ये जो समझौता हुआ था ये महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच। एक और प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे और गांधी जी के द्वारा समर्थित एक और व्यक्ति थे और उनका नाम क्या था, पट्टाभी सीतारमैया। इन दोनों के बीच जो है एक तरह से जब हुआ तो यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने वो पट्टाभी सीतारमैया को हरा तो दिया, लेकिन वो अधिवेशन की अध्यक्षता किए नहीं क्योंकि गांधी जी ने उनको मना किया। लेकिन इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किए। एक नए व्यक्ति, अलग व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता की किसने, तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, न कि सुभाष चंद्र बोस या फिर पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पट्टाभी सीतारमैया, उन्हीं को उन्होंने हरा के अध्यक्षता के लिए चुने गए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? एक गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न देखें तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम, यहाँ पे जियोग्राफी से ये है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये जो तटीय मैदान है, ये वाला आप देख रहे हैं पूर्वी तटीय, इसका एक और नाम है। उस नाम, कौन सा नाम है वो, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका नाम साथियों का हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे पहले आपके मॉडल पेपर में। अब दूसरा आपका मॉडल पेपर कल आएगा। आपने अगर प्रश्न देखा होगा तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और एक दो बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।